A very good morning, students. This is Mr. Soham Mukherjee, lecturer at Doon Valley Institute of Pharmacy and Medicine. So, today I am going to continue with the rest part of the chapter diuretics. So, in the previous video, I have told you about the basic definition of diuretics, that what are diuretics, and we have also seen all the class of drugs that are coming under these diuretics. मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि डायूरेटिक्स ड्रग्स क्या होते हैं, डायूरेटिक्स क्या होते हैं, उसके कितने क्लासेस होते हैं और उन क्लासेस के अंडर में कितने कितने ड्रग्स आते हैं। एंड लास्ट टाइम हमने एक क्लास कवर भी किया था लास्ट वीडियो में, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। सो नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग, दैट इज थायाजाइड डायूरेटिक्स। So thiazide and thiazide-like diuretics are a mainstay in the treatment of hypertension. They are used in the monotherapy and in combination with other antihypertensive drugs, including ACE inhibitors and beta blockers. Chloro and amino substitution on benzene disulfonamide gave compounds with increased activity, but these compounds were weak carbonic anhydrase inhibitor. सो क्लास बेसिकली क्या है, जो थायराइड डायबिटिक्स है बेसिकली क्या है आपकी, अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली बहुत ही इफेक्टिव ड्रग्स होते हैं किस केस में, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है यानी हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन के केस में ये थायराइड डायबिटिक्स अलोंग विथ अदर ड्रग्स, फॉर एग्जांपल एस इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, जो अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है उनके साथ जो है ये यूज किए जाते हैं। And for example, these are the drugs that are coming under this class, that is chlorothiazide, hydrochlorothiazide, etc. Now, moving to the next slide, let us talk about the basic mechanism of action of this class of drug. Thiazide diuretics are actively secreted in the proximal tubule and are carried to the loop of Henle and to the distal tubule. The major site of action of these compounds is in the distal convoluted tubule, where these drugs compete for the chloride binding site of the sodium chloride symporter and inhibit the reabsorption of sodium and chloride ions. So class basically क्या है कि अगर मैं बात करूँ थायराइड डायबिटिक्स की तो क्या है इनका, अगर मैं बात करूँ मेजर साइट ऑफ एक्शन तो वो कहाँ पे होगा, बेसिकली उनका जो मेजर साइट ऑफ एक्शन है वो कहाँ पे होगा, डीसीटीबी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो किडनीज होता है, किडनीज का जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन है, नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन्स के अलग अलग पार्ट होता है, तो नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो बेसिकली क्या है, ये जो थायराइड डायबिटिक्स है बेसिकली जो कहाँ पे जाके अपना एक्शन शो करते हैं, जो इनका मेजर साइड ऑफ एक्शन है वो कहाँ पे होगा, डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वहां पे जाके क्या करेंगे, ये जो सोडियम क्लोराइड सिंपोर्टर सिस्टम है वहां पे जाके क्या करेंगे, ये बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद क्या करेंगे, ये बेसिकली सोडियम एंड क्लोराइड आयंस का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको क्या करेंगे, ये इनहिबिट करेंगे। जैसे ही सोडियम एंड क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन को ये इनहिबिट करेंगे तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था आपके बॉडी में वो भी क्या होगा, इनहिबिट होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, रेट ऑफ यूरिन आउटपुट या रेट ऑफ डायूरेसिस जो है वो बढ़ जाएगा। So in this way this drug will cause diuresis in your body. मोर ओवर ये ड्रग क्या करते हैं क्लास, बेसिकली ये ड्रग आपके सोडियम एंड क्लोराइड आयंस के रीअब्जॉर्प्शन को तो इनहिबिट करते ही है, साथ में क्या है ये पोटेशियम और बाइकार्बोनेट के जो आयंस है उनकी भी जो रीअब्जॉर्प्शन होती है बॉडी में उसको भी क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, उसको भी कम करते हैं, बट टू अ लेसर एक्सटेंट कंपेयर टू sodium and chloride ions.
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर मैं बात करूं इन ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट्स की तो क्या होंगे कि दीज ड्रग्स में कॉज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इन सम पेशेंट्स, नॉट इन ऑल पेशेंट्स बट इन सम पेशेंट्स। क्या है क्लास की कुछ पेशेंट्स में हो सकता है, कुछ पेशेंट्स में ये ड्रग जो क्या करे हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एलर्जिक रिएक्शन शो करे। इसके अलावा क्या है, क्योंकि ये ड्रग्स आपके बॉडी से क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स और क्या है जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। आपके बॉडी से जो इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर मॉलिक्यूल्स का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था, जो उनका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था, उसको क्या कर रही है, इनिबिट कर रही है। इनिबिट करने के बाद क्या करेंगे ये, उसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो इसके वजह से क्या हो सकता है, आपके बॉडी में जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम आयंस की कमी, हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम आयंस की कमी, हाइपोमैग्नीशियमिया मतलब मैग्नीशियम आयंस की कमी। सो इसके वजह से आपके इन ये जो डायूरेटिक है आपका, इसको अगर आप यूज करते तो एज अ साइड इफेक्ट ये सब चीजें आपके साथ हो सकती है। मोर ओवर क्या है क्लास, ये ड्रग्स बेसिकली क्या कॉज करते हैं आपके बॉडी में, हाइपर कैल्सियमिक कंडीशन, यानी जो कैल्शियम आयंस की कंसेंट्रेशन है बॉडी में उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, उसको रेस कर देते हैं ये ड्रग्स। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ साइड इफेक्ट in your body caused by these drugs. Now moving to the next slide, that is high ceiling or loop diuretics. This class of drug is characterized more by its pharmacological similarities than by its chemical similarities. Examples include furosemide, bumetanide, torsemide, and ethacrenic acid. These drugs produces a peak diuresis much greater than that observed with other commonly used diuretics. Hence the name high ceiling diuretics. Their diuretic effect appears in approximately 30 minutes and lasts for approximately 6 hours. सो बेसिकली क्या है क्लास, अगर मैं बात करूं हाई सीलिंग और लूप डायरेटिक्स, ये क्या है आपका नेक्स्ट क्लास है। अब तक हमने कौन से क्लास की बात की, थायाजाइड डायरेटिक्स। अब हम डायरेटिक्स के अंडर में जो नेक्स्ट क्लास है उसकी बात करेंगे, उसका नाम क्या होगा क्लास, हाई सीलिंग और लूप डायरेटिक्स। अगर मैं बात करूं कि हाई सीलिंग और लूप डायरेटिक्स की, तो बेसिकली क्या होगा क्लास, इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो क्या रहता है, क्विक। इनको लेने के बाद विद इन 30 मिनट्स इसका एक्शन शो होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। एंड मोर ओवर क्या है कि अगर मैं बात करूं इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का, तो वो भी थोड़ा शॉर्ट रहता है, वो भी क्या रहता है, अराउंड 6 आवर्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इस क्लास के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, बेसिकली आपके फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड में बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है आपका, जो फ्यूरान रिंग है वो प्रेजेंट है इस ड्रग मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में। बेसिकली क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे देख सकते हो फ्यूरान जो रिंग है वो क्या है, प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या है जो और भी जो ड्रग्स है सब, ये आपकी इथाक्रीनिक एसिड है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर, इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इथाक्रीनिक एसिड। दिस इज द chemical structure of the drug torsemide. Now, moving to the next slide. Let us talk about the mechanism of action of this drug. The main site of action for the high ceiling or loop diuretics is believed to be on the thick ascending limb of loop of Henle, where they inhibit the luminal sodium potassium chloride importer system. Additional effect on the proximal and distal tubules also are possible. High ceiling diuretics are characterized by a quick onset of action and short duration of activity. सो क्लास मैंने आपको अभी बताया है कि इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, यानी कि ये जो ड्रग्स है इनको आप लेते हो, तो लेने के बाद जो इनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होता है, तो वो क्या होता है, वो तुरंत बाद शो होता है। यानी कि इनको लेने के बाद और इनका जो एक्शन बॉडी में होता है, तो उसके बीच में जो टाइम गैप है वो क्या रहता है, कम रहता है। तो इनका जो एक तरह से कह सकते हैं जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो क्या रहता है, क्विक
क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन है, बट इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी है वो भी क्या रहता है, कम रहता है, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है इस ड्रग का। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं कि इनका जो साइट ऑफ एक्शन है, ये जो ड्रग्स है इनका जो साइट ऑफ एक्शन होगा वो कहाँ कहाँ पे होगा, जो इनका साइट ऑफ एक्शन है वो कहाँ पे होगा, आपके प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टिब्यूल्स में, यानी पीसीटी और डीसीटी में इनका जो साइट ऑफ एक्शन है वो होता है। और कहाँ पे होता है, मेजरली कहाँ पे होता है इनका साइट ऑफ एक्शन, जो आपके लूप ऑफ हेनले है, जो असेंडिंग लिम्ब है आपके लूप ऑफ हेनले का, वहां पे। मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले का जो थिक असेंडिंग लिम्ब है, उस वो जो है इसका मेजर साइट ऑफ एक्शन है। वहां पे जाके क्या करेंगे, बेसिकली जो ल्यूमिनल सोडियम पोटेशियम क्लोराइड इंपोर्टर सिस्टम है उसको जाके क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। इनहिबिट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो बॉडी में वाटर मॉलिक्यूल्स का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो क्या रहेगा, इनहिबिट हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके बॉडी से थ्रू यूरिन दिस इलेक्ट्रोलाइट्स अलोंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी रेट ऑफ यूरिन आउटपुट जो है वो बॉडी में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Let us talk about the next class of the drug that is coming under diuretics. The next class is mineralocorticoid receptor antagonist. So the adrenal cortex secretes a potent mineralocorticoid called aldosterone, which promotes salt and water retention and potassium and hydrogen ion excretion. Aldosterone exerts its biological effect through binding to the mineralocorticoid receptor, a nuclear transcription factor. Its ability to cause increased reabsorption of sodium and chloride ion and increased potassium ion excretion is approximately 3000-fold that of hydrocortisone. A substance that antagonizes the effect of aldosterone could conceivably be a good diuretic drug. Spironolactone and eplerenone are examples of such antagonists. These drugs are also classified as potassium sparing diuretics. So basically क्या है क्लास, जो आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, इसके अंडर में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, बेसिकली आपके दो मेन ड्रग्स आते हैं, कौन से, स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एप्लेरिनोन। अगर मैं बात करूं कि स्पाइरोनोलैक्टोन की, तो ये क्या है, आपके पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स के अंडर भी ये आते हैं। अगर मैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं तो क्या है क्लास, देखो हमारे जो किडनीज है, किडनीज के पास क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है टॉप पे, यानी किडनीज के ऊपर बेसिकली ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहरी परत है उसको क्या बोलेंगे हम, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स एक हार्मोन रिलीज करता है, बेसिकली एक पोटेंट मिनरल कॉर्टिकॉइड जो है उसको रिलीज करता है, जिसका क्या नाम है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, आपके बॉडी में जो है सोडियम एंड क्लोराइड का जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको क्या करेंगे, ये इंक्रीज कर देंगे, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स का भी जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको भी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। इसके अलावा क्या है, जो पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन है उसको भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। सो अगर मैं बात करूं, ये तो बात हुई किसकी, एल्डोस्टेरोन के एक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो है उसका ओवरव्यू। लेकिन हम किसकी बात करें, हम करें मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी एल्डोस्टेरोन जो अपना इफेक्ट शो करेगा, तो इफेक्ट कैसे शो करेगा, वो तभी शो करेगा जब वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से जाके बाइंड होगा, तब जाके वो क्या करेगा, क्लोराइड और सोडियम आयंस की जो रीअब्जॉर्प्शन है अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स उसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। और क्या करेगा, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयंस का जो एक्सक्रीशन है उसको भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अगर मैं बात करूं मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की, तो वो क्या करेंगे, इससे उल्टा काम करेंगे। उल्टा काम कैसे करेंगे,
ये बेसिकली क्या करेंगे, एल्डोस्टेरोन की जो एक्टिविटी है उसको एंटेगोनाइज कर देंगे और क्या करेंगे, ये जो आपके सोडियम एंड क्लोराइड आयंस का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था उसको क्या कर देंगे, इनिबिट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो भी इनिबिट होगा, और फिर फाइनली these electrolytes will move along with water through urine out of your body. So in this way, these drugs will cause diuresis in your body. So now let us talk about the mechanism of action of this drug. So moving to the next slide. So the spironolactone and eplerenone comparatively inhibit aldosterone binding to the mineralocorticoid receptor, thereby interfering the reabsorption of sodium and chloride ions and associated water, the most important renal site of mineralocorticoid receptors, and hence the primary site of action of spironolactone and eplerenone is in the late distal convoluted tubule and the collecting system or the collecting duct. सो अगर मैं बात करूं बेसिकली ये जो ड्रग्स है आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं आपके, स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एप्लिरिनोन। तो बेसिकली अगर इनका मेजर साइट ऑफ एक्शन की बात करूं तो कहाँ पे होगा, आपके कलेक्टिंग डक्ट पे है, जिसको बोलते हैं हम कलेक्टिंग सिस्टम। नेफ्रॉन्स का जो पार्ट होता है कलेक्टिंग सिस्टम और कलेक्टिंग डक्ट वहां पे। एंड कहाँ पे होगा, डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे जाके ये क्या करेंगे ड्रग्स, ये क्या करेंगे बेसिकली आपके जो है एल्डोस्टेरोन बाइंडिंग को क्या करेंगे, इनिबिट कर देंगे। इनिबिट करेंगे तो क्या होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे जो एल्डोस्टेरोन की बाइंडिंग हो रही थी उसको क्या करेंगे, ये इनिबिट कर देंगे। इनिबिट करके और एल्डोस्टेरोन की जो एक्टिविटी है उसको क्या करेंगे, ये एंटेगोनाइज कर देंगे। एंटेगोनाइज करने के बाद ये क्या करेंगे बेसिकली, जो आपके सोडियम एंड क्लोराइड आयंस का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था आपके बॉडी में उसको क्या करेंगे, ये इनिबिट कर देंगे। इनिबिट करेंगे तो क्या होगा, आपके जो बॉडी में वाटर मॉलिक्यूल्स का जो रिएब्जॉर्प्शन हो रहा था नेफ्रॉन्स में, तो वो जो रिएब्जॉर्प्शन हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, इनिबिट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अलोंग विद वाटर these electrolytes will move out from your body. So in this way, this class of drug will maintain its diuretic effect, or in this way this class of drug will show its diuretic effect. So class, that's it for today. Thank you and have a nice day.